नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले किन्हीं सालों का अगर आपके रिफंड लेना रह गया है और आप टाइमली जो है आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, या फिर जो आईटीआर की लास्ट डेट है वो चली गई, या फिर आपको बाद में पता चला कि मेरे को आईटीआर फाइल करना है और मेरा टैक्स कटा है, उसका रिफंड लेना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप जो है अपडेटेड रिटर्न के थ्रू अपना रिफंड यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को चालू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दे दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो रिफंड लेने के लिए जनरली दोस्तों आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर चले जाना है और यहाँ पर आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके यूजर आईडी में अपना पैन नंबर और पासवर्ड इंसर्ट करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक बार दिखा दूं कि यहाँ पर जो है हमने अभी तक किसी भी साल का आईटीआर नहीं फाइल किया है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो टैक्स है, टीडीएस है, वो कितना कटा है। तो यहाँ पर आप फॉर्म नंबर इनका 26AS यहाँ पर देखोगे, व्यू फॉर्म 26AS असेसमेंट ईयर 2023-24 और यहाँ पर HTML और व्यू इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनका जो फॉर्म नंबर 26AS है इसमें 17,514 रुपए का इनका टीडीएस कटा है और ये रिटर्न नहीं भर पाए थे, इसलिए अपना टीडीएस का रिफंड नहीं ले पाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम जो है आपको बताएंगे कि इस 17,514 का आप रिफंड किस प्रकार ले सकते हैं। तो सिंपली जो है सबसे पहला काम करना है, आपको ITRU यहाँ पर फाइल करना है एक्सेल फाइल के थ्रू। तो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स के पोर्टल पर चले जाना है और यहाँ पर ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर रहेगा डाउनलोड प्री फिल डाटा। इस ऑप्शन पर क्लिक करके जिस असेसमेंट ईयर का आप आईटीआर फाइल कर रहे हो वो असेसमेंट ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करके उस असेसमेंट ईयर का आपको प्री फिल डाटा यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, जो कि यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद अगेन यहाँ पर जो है नई टैब पर चले जाना है आपको और इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अगेन दोबारा यहाँ पर चले जाना है और डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा। इस पर क्लिक करके जिस असेसमेंट ईयर का आईटीआर आपको फाइल करना है वो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अब जो भी आपके ऊपर आईटीआर एप्लीकेबल हो, अगर आईटीआर 1 हो तो डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके एक्सेल यूटिलिटी, और या फिर आईटीआर 2, आईटीआर 3 या आईटीआर 4, जो भी आपको आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आईटीआर एप्लीकेबल हो। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा आईटीआर मेरे को चयन करना चाहिए तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि आप वहां से चेकआउट कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा सही आईटीआर है। तो आईटीआर चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, सेम प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पर जो है आईटीआर 4 सेलेक्ट करके एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी इसकी यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको अगेन जहाँ डाउनलोड हुई है उस फोल्डर में चले जाना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है एक्सेल यूटिलिटी को और एक्सट्रैक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी एक्सेल की फाइल रहेगी उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जा करके उसको अनब्लॉक करके ओके कर देना है। फिर इस एक्सेल फाइल को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन रहेगा इंपोर्ट प्री फिल डाटा, यानी कि आपने जो अभी ई फाइलिंग पोर्टल से 2023-24 का डाटा डाउनलोड किया था वो यहाँ पर इंपोर्ट प्री फिल ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में ये हमने जो है डाटा इंपोर्ट किया था तो इसको सिलेक्ट कर लेना। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी इनकम की पर्सनल डिटेल, एड्रेस, नेम वगैरह सारा का सारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको मैनुअली फिल करने की इसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो ये फाइल लोडिंग ले रही है, लोडिंग लेने में कुछ टाइम लग सकता है, हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी सारी की सारी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर जो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप कहाँ पर काम करते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में हो तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आप जो भी आपका नेचर हो एम्प्लॉयमेंट का तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये पूछेगा फाइलिंग अंडर सेक्शन, तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट ऑप्शन सेक्शन 139(8)A अपडेटेड रिटर्न के द्वारा हम फाइल कर रहे हैं, इसको ओके कर देना है। इसके बाद में ये कह रहा है कि आप जो है न्यू टैक्स स्कीम ऑप्ट कर रहे हो तो यहाँ पर इसको नो ऑप्शन पर क्लिक करके यस कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर ये कह रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम लेना चाहते हो या कभी ली है तो यहाँ पर नॉट ऑप्टिंग करके इसको यस कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो अगर आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हो तो यहाँ सैलरी से जो भी इनकम हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। अगर कोई अलाउंसेंस जो सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट हो तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करके जो भी अलाउंसेंस हो वो एंटर कर देना है, अदरवाइज नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी किस टाइप की है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि आपकी या आपके पेरेंट्स के नाम हो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अगर हाउस लोन ले
का है तो वहाँ उस हाउस लोन का आपका जो भी इंटरेस्ट है वो 2 लाख रुपए तक यहाँ पर आप एंटर करके एग्जम्प्ट करवा सकते हो। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि अगर आपके कोई एफडी वगैरह पे इंटरेस्ट आता है या बचत खाते पर इंटरेस्ट आता है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आए तो यहाँ पर जो है क्लिक करके इस ड्रॉप डाउन में आपकी जो भी इनकम हो वो आपको सेलेक्ट कर देना और अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट जो प्रीफिल डाटा हमने इंसर्ट किया था वहां से ये ऑटोमेटिकली आ गया है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको और यहाँ पर जो है सेक्शन 80C के अगर आपकी कोई डिडक्शन हो तो वो यहाँ पर एंटर कर देने हैं। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये टैब यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई भी टैब कंप्लीट होती है तो सिंपली उस टैब के होम ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा वैलिडेट का, तो इसको यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। तो अगर आपकी सीट में कोई एरर नहीं रहती तो उस केस में यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा दिस सीट इज ओके। फिर यहाँ पर हम सेकंड टैब ले लेते हैं पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है सीधा ये A5 ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने इससे पहले कभी रिटर्न भरा है, तो यहाँ पर हमने रिटर्न कभी नहीं भरा है, न ही हमने रिफंड लिया है, तो इस ऑप्शन को यहाँ पर नो कर देना है। फिर ये कह रहा है A8 कि आप सेक्शन 139 8A के अंतर्गत एलिजिबल हो क्या ये रिटर्न भरने के लिए, तो यहाँ पर सिंपली आपको यस ही सिलेक्ट करना है। अगर नो सिलेक्ट किया तो आप रिटर्न नहीं भर पाओगे। फिर ये A10 के अंतर्गत यहाँ पर पूछ रहा है कि रीजन क्यों आप जो है अपना ITR फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पर कहना है कि रिटर्न प्रीवियसली नॉट फिल्ड, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर A11 के अंतर्गत आपको टाइम पीरियड सिलेक्ट करना रहेगा। तो टाइम पीरियड जनरली मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप असेसमेंट ईयर 2022, 23 और 23, 24 का ITR भर रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन 12 मंथ का सिलेक्ट करना है, और अगर असेसमेंट ईयर 2021-22 का आप ITR भर रहे हो तो बिटवीन 12 टू 24 मंथ ऑप्शन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर 23-24 का ITR फाइल कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद में इस सीट को वैलिडेट कर देते हैं। तो ये सीट हमारी ओके है। इसके बाद में यहाँ पर रहेगी बिजनेस और प्रोफेशन की सीट। तो यहाँ पर जो है सीट के अंतर्गत आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट यहाँ पर रहेगा अगर आपकी बिजनेस से किसी भी प्रकार की इनकम है तो वो यहाँ पर आएगी, और अगर आपकी किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल इनकम है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, और अगर गुड्स कैरीज की आपकी किसी भी प्रकार की इनकम है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो जनरली जो है यहाँ पर इनकी बिजनेस से इनकम है तो यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का कोई नाम हो तो वो लिख देना है, अदरवाइज पैन कार्ड पे आपका जो नाम है वही नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। फिर यहाँ पर रहेगा बिजनेस कोड, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पर जो है आप जैसे ही कुछ टाइप करोगे, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपके बिजनेस में किस किस प्रकार का ट्रेडिंग होता है तो वो डिटेल आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। जैसे ये जो है सब कॉन्ट्रैक्टर है तो मैं यहाँ पर वो चीज लिख देता हूँ। आपके केस में जो भी एप्लीकेबल हो वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ग्रॉस टर्न और रिसिप्ट, इसके अंतर्गत ये ऑप्शन कह रहा है कि आपने बैंक के अकाउंट के थ्रू कितना यहाँ पर लेन देन किया। तो आपको जो है बैंक अकाउंट के थ्रू आपने जो भी लेन देन किया वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे इनके प्रीफिल डाटा से यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा है, इसमें कुछ कम ज्यादा हो तो वो अमाउंट भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर जो है इनका 17,51,420 है तो वो नहीं होकर के इनका जो है 18,10,000 रुपए एंटर कर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद में ये बी ऑप्शन कह रहा है एनी अदर मोड, यानी कि अकाउंट से आपने जो लेन देन किया वो तो डिटेल यहाँ पर आ गई। इसके अलावा अगर आपने कोई केस में लेन देन किया हो या फिर बैंकर चेक के माध्यम से या फिर डीडी के माध्यम से अगर आपने कोई लेन देन किया हो तो वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देना है। जनरली यहाँ पर जो केस में ट्रांजेक्शन किए होते हैं वो अमाउंट यहाँ पर आ जाते हैं, तो हम केस में इनका लेन देन 80,000 रुपए एंटर कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर E2 में ये यहाँ पर कह रहा है कि 6% ऑफ E1, यानी कि जो E1 में ए कॉलम है इसका 6% आपको एटलीस्ट यहाँ पर प्रॉफिट शो करना है। मैक्सिमम आप कितना भी यहाँ पर शो कर सकते हो। तो यहाँ पर 18,10,000 का 6% अप्रोक्सली होता है 1,10,000 रुपए। तो यहाँ पर आप 1,10,000 से ज्यादा भी एंटर कर सकते हो, बट 1,10,000 रुपए से कम एंटर नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट आपको 6% अमाउंट यहाँ पर लेना ही लेना है। तो यहाँ पर जो है हम अमाउंट एंटर कर देते हैं 3,25,000 रुपए। और इसके बाद में ये बी कॉलम कह रहा है कि 8% ऑफ द EB1, यानी कि आपने जो केस में ट्रांजेक्शन किए हैं 80,000 रुपए का, उसका यहाँ पर 8% आपको एटलीस्ट कम से कम शो करना है। तो यहाँ पर जो है 80,000 का 8% होता है 6,400 रुपए। तो हम जो है यहाँ पर 15,000 रुपए एंटर कर देते हैं। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है आपकी बिजनेस में जो भी एसेट्स है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करनी है। जैसे यहाँ पर अगर आपकी खुद की कोई कैपिटल हो तो वो एंटर कर देनी है। अगर आपने
आपने कोई बैंक वगैरह से या किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने कोई लोन ले रखा है तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर अनसिक्योर्ड लोन और फिर एडवांसेज, ये अगर आप एंटर करो तो चलेगा, अदरवाइज सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है आपको एंटर करने जरूरी है, अदरवाइज आपकी ये सीट वैलिडेट नहीं हो पाएगी, एरर आ जाएगी। तो हम जो है यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेते हैं 53,000 रुपए के। इसके बाद में अदर आपकी किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर फिक्स एसेट्स इन्वेंट्री, तो फिक्स एसेट्स हो तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर इन्वेंट्री जो है मैंडेटरी फील्ड है, अगर इसको एंटर नहीं करोगे तो आपके एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है इन्वेंट्री एंटर कर देनी है, सन्ड्री डेटर्स आपको अमाउंट एंटर कर देना है। इसके बाद में बैलेंस विद बैंक आपका जो भी हो वो एंटर कर देना है और कैश इन हैंड यहाँ पर जो है आपको एंटर कर देना है और फिर अगेन होम ऑप्शन पर जाकर के यहाँ पर इस टैब को वैलिडेट कर देना है। फिर यहाँ पर टीडीएस की टैब रहेगी, तो आपका सैलरी में से अगर कोई टीडीएस कटता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे सैलरी में से अगर आपका टीडीएस कटा है तो उसका 10 नंबर, जिसने टीडीएस काटा है, किसने काटा है, उसका नाम, कितनी सैलरी और टीडीएस, तो वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और अगर बिजनेस इनकम में से अगर आपका किसी भी प्रकार का टीडीएस कटा है तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इनका बिजनेस का टीडीएस कटा है 17,514 रुपए, जिसका कि हमें रिफंड लेना है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इस चीज का रिफंड कैसे लेंगे। तो यहाँ पर इस कॉलम को आप ध्यान से देखोगे तो जो 10 नंबर है वो यहाँ पर दिया है, जिसने आपका टीडीएस काटा है। फिर यहाँ पर जो है अनक्लेम टीडीएस ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि आपका ब्रॉट फॉरवर्ड टीडीएस कितना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पिछले सालों का आपका अगर कोई टीडीएस आपने कैरी फॉरवर्ड किया हो, जैसे 2023-24 का हम आईटीआर भर रहे हैं, तो अगर 2022-23 का आपने कोई आईटीआर भरा है और उसका टीडीएस आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। और यहाँ पर इस साल का जो आपका टीडीएस कटा है वो यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर ये कॉलम इंपोर्टेंट है, इसमें लिखा है कि टीडीएस क्रेडिट बीइंग क्लेम्ड, यानी कि आपने जो है ये 17,514 रुपए का टीडीएस क्लेम कर लिया है या अगर नहीं करना चाहते हो तो इसको आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो कि नहीं। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट कॉलम रहेगा टीडीएस क्रेडिट बीइंग कैरी फॉरवर्ड, यानी कि इस साल का आपका कोई टीडीएस है जो आप आगे के सालों में भेज रहे हो और उस आगे के साल में जब आप आईटीआर फाइल करोगे उस टाइम उस टीडीएस का आप रिफंड ले सकते हो। यहाँ पर जो है आप अपडेटेड रिटर्न जब भी भरोगे तो आप अपडेटेड रिटर्न की एक कंडीशन यही रहती है कि आप जो है अपने टीडीएस का रिफंड नहीं ले सकते। तो रिफंड तो नहीं ले सकते, बट अगर आपका किसी भी प्रकार का टीडीएस कटा है जो कि इस साल कटा है तो उसको आप अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर दोगे और फिर अगले साल में जो है उसको ब्रॉट फॉरवर्ड, इस कॉलम में उसकी डिटेल एंटर, जब आप अगले साल का आईटीआर फाइल करोगे तो इस कॉलम में यहाँ पर डिटेल एंटर कर देनी है। जैसे यहाँ पर जो है टीडीएस ये कटा है, अगर इसको हम यहाँ से हटाते नहीं है तो आपका टीडीएस ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं होगा। बट यहाँ पर 17,514 है तो इसको अगर जैसे ही हम जीरो करेंगे, जीरो करने के बाद जो टीडीएस है आपका 17,514 वो अगले साल, यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 का हम रिटर्न भर रहे हैं, तो जब 24-25 का हम रिटर्न भरेंगे तो उस साल में आपका ये 17,514 का टीडीएस है जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि अगले साल में आपका टीडीएस चला जाएगा। टीडीएस जाने के साथ साथ आपकी जो बिजनेस इनकम है वो भी अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो ये कंडीशन जो है ज्यादातर उन केसेस में अप्लाई होती है जब आपका टीडीएस या आपको जो क्लाइंट पैसा दे रहा है वो है तो अगले साल का, बट वो आपको क्रेडिट कर रहा है 31 मार्च को, तो उस केस में आपको जो भी टीडीएस है वो यहाँ पर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अगले साल में। अब मान लीजिए आपने अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करके आपने अपना आईटीआर यहाँ पर जो है भर दिया है, उसके बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर का आईटीआर भरोगे तो वहां पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे ये 17,514 सपोज करो हमने अगले साल में फॉरवर्ड कर दिया, इसके बाद में यहाँ पर आपको जो है फाइनेंशियल ईयर विच टीडीएस डिडक्टेड, तो यहाँ पर जो है आपको 2022 का टीडीएस होगा, क्योंकि हम 22-23 का आईटीआर भर रहे हैं इसलिए यहाँ पर 2022 का ईयर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सपोज करो आप 2022 सेलेक्ट करोगे और फिर जो 17,514 आपने आगे के साल में भेजा था, कैरी फॉरवर्ड किया था, वो टीडीएस अमाउंट यहाँ पर आपको 17,514 एंटर कर देना है और फिर यहाँ पर आपको जो है 17,514 रुपए एंटर करके उसका आपको जो है यहाँ पर रिफंड ले लेना है। तो इस प्रकार अगर आपका कोई टीडीएस कटा है तो उसका आप इजीली यहाँ पर आगे के साल में भेज सकते हो, बट यहाँ पर आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू उसका रिफंड नहीं ले सकते, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न की कंडीशन यही है कि आप अपने टीडीएस का रिफंड नहीं ले सकते, बट टीडीएस को आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड कर दो और फिर जब नेक्स्ट ईयर का आप आईटीआर भरो तो उस आईटीआर को इस कॉलम में ब्रॉट फॉरवर्ड, जो
आपका टीडीएस कटा था उसको ब्रॉट फॉरवर्ड करके और फिर वहां पर आप उस चीज को या उस टीडीएस को आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। हमने जैसा था पहले वैसा ही कर दिया, यहाँ पर 0 कर दिया। 0 करने का बेनिफिट यही होगा कि जो ये टीडीएस है वो आपके असेसमेंट ईयर 24-25 में चला जाएगा और 24-25 का जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो इस 17,514 को यहाँ पर ब्रॉट फॉरवर्ड करके उसका वहां पर आप रिफंड इजीली ले सकते हो। बट सैलरी के केस में ऐसा नहीं होगा। सैलरी के केस में आपका जो भी टीडीएस कटा है वो टीडीएस आप उसी साल में 31 दिसंबर से पहले बिलेटेड आईटीआर फाइल करके क्लेम कर सकते हो। बट यहाँ पर जो है नेक्स्ट के सालों में आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके क्लेम नहीं कर सकते। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है और कोई ऐसा क्लाइंट है जो आपको 31 मार्च 2023 को कोई पेमेंट कर रहा है जो कि 2024-25 से रिलेटेड है, तो उस केस में वो इनकम और वो टीडीएस आपके आगे के सालों में चले जाएंगे और वहीं से आप अगले साल में इसका रिफंड ले सकते हो। तो इस प्रकार आपको कैरी फॉरवर्ड कर देना है और अगले साल का जब रिटर्न भरो तो उसको ब्रॉट फॉरवर्ड करके यहाँ पर रिफंड ले लेना है। तो इस सीट को हम यहाँ पर वैलिडेट कर देते हैं। आपकी सीट ओके है। इसके बाद में टीसीएस की सीट रहेगी, इसको भी यहाँ पर वैलिडेट कर देना है। फिर यहाँ पर इनकम टैक्स की टैब रहेगी, यानी कि आपने खुद से कोई टैक्स पेमेंट किया तो उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है, अदरवाइज नहीं है तो इसको वैलिडेट कर देना है। यानी कि हर सीट को आपको वैलिडेट करना जरूरी है। इसके बाद में इस सीट को हम सबसे बाद में लेंगे। पहले लेते हैं टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन की टैब। तो यहाँ पर जो है आपको पहले से एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट है वो सिलेक्ट फॉर रिफंड होना चाहिए। इसके बाद में होम ऑप्शन पर जाकर के इस सीट को भी आपको वैलिडेट कर देना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट रहेगा 80D का हेल्थ इंश्योरेंस, अगर हो तो वो यहाँ पर एंटर कर देना है आपका 25,000 रुपए तक, और अगर आपके पेरेंट्स इंक्लूड हो तो 75,000 रुपए तक यहाँ पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली इसको वैलिडेट कर देते हैं। फिर 80G की टैब ले लेते हैं डोनेशन की, इसको भी वैलिडेट कर देना है। फिर यहाँ पर अगेन जो है आपको आना है पार्ट बी ATI। अब यहाँ पर जो है लिखना है आपकी इनकम कितनी है। तो आपकी सैलरी से इनकम हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, अदरवाइज यहाँ पर 0 है। फिर यहाँ पर रहेगा हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपको किराया मिलता हो तो वो एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर रहेगी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम। तो यहाँ पर हमारी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, आप यहाँ पर बिजनेस सीट के अंतर्गत जाओगे तो हमारी जो बिजनेस इनकम है वो है 3,40,000 रुपए। तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है 3,40,000 रुपए। इसके बाद में यहाँ पर जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो यहाँ पर आपका बचत खाते पर ब्याज था जो कि यहाँ पर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो दिखाई देगा 483 रुपए। तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है 483 रुपीज। और इसके बाद में इस सीट को यहाँ पर वैलिडेट करना है, तो नहीं होगा क्योंकि नेट अमाउंट पेबल 00 आ रहा है, तो इसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो वापिस अगेन आपको इनकम टैब पर चले जाना है और होम ऑप्शन पर जाकर के यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सबसे नीचे में आओगे तो यहाँ पर आपकी सेक्शन 234 ऐप में 1,000 रुपीज की पेनल्टी बनेगी। तो कहने का मतलब कंडीशन यही है कि आप ITR यू तभी फाइल कर पाओगे जब आपकी इनकम जो है बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। जो बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है वो है आपकी 2.5 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रिजीम में और 3 लाख रुपए न्यू टैक्स रिजीम में। तो यहाँ पर जो है इनकम आपको एटलीस्ट इतनी लेनी है कि यहाँ पर 1,000 की पेनल्टी बने। अगर आप 1,000 की पेनल्टी नहीं बन रही है और आप ITR फाइल कर रहे हो, जैसे यहाँ पर 2,40,000 रुपए अपन इनकम लेते हैं, तो यहाँ पर 1,000 की पेनल्टी नहीं बनेगी और आप ये ITR फाइल नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट आपको इतनी इनकम लेनी है यहाँ पर कि आपकी 1,000 की पेनल्टी बने। जैसे ही 1,000 की पेनल्टी बनेगी तो उस पेनल्टी का आपको पेमेंट करना रहेगा। तो अगेन यहाँ पर चले जाते हैं ई फाइलिंग पोर्टल पर और यहाँ पर जो है ई फाइल में ऑप्शन मिलेगा आपको ई पे टैक्स। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर रहेगा न्यू पेमेंट और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है प्रोसीड ऑप्शन, और यहाँ पर असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर का आप ITR फाइल कर रहे हो वही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2023-24 सेलेक्ट कर लेते हैं और पेमेंट में यहाँ पर 300 माइनर हेड हम सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देते हैं। फिर यहाँ पर पेनल्टी का कॉलम रहेगा, तो यहाँ पर जो है पेनल्टी में 1,000 रुपीज एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। फिर पेमेंट मोड का ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पर जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी हो, तो यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन है वो सबसे इजी ऑप्शन रहता है। तो इसका ऑप्शन का सिलेक्ट करके यहाँ पर कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लो, जो जरूरी नहीं है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट हो वही सेलेक्ट करो। जैसे यहाँ पर HDFC बैंक सेलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू कर दिया। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके बैंक की जो टर्म्स एंड
कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करके सबमिट टू बैंक। इसके बाद में यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से और यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड की डिटेल एंटर कर देते हैं और प्रोसीड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो ओटीपी है वो आपके जाएगा क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आपका ओटीपी सही होता है तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और चालान जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर चालान का पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है तो यहाँ से आप जो है चालान डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर चालान डाउनलोड हो चुका है। इसकी डिटेल जो है आपको एक्सेल फाइल में एंटर करनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका डेट ऑफ डिपॉजिट, बीएसआर कोड और चालान नंबर और टेंडर डेट, ये चारों की चारों डिटेल आपको अपने एक्सेल फाइल में एंटर करनी है। तो अगेन यहाँ पर एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं और इसकी डिटेल जो है आपको पार्ट BATI में यहाँ पर टैक्स पेमेंट ओनली अपडेटेड रिटर्न यहाँ पर एंटर करनी है। तो यहाँ पर बीएसआर कोड जो चालान का है, जैसे यहाँ पर है 051,002, तो यहाँ पर 051,002 एंटर कर देने। फिर डिपॉजिट डेट जैसे यहाँ पर 25/02/2024 और चालान का सीरियल नंबर यहाँ पर आपके है 00960, तो 00960 एंटर करके अमाउंट एंटर कर देना है। इसके बाद में इस सेट को वैलिडेट करना है। सबसे लास्ट में यही सेट आपकी वैलिडेट होगी। अगेन यहाँ पर इनकम टैब के होम ऑप्शन पर आपको चले जाना है और यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर रहेगा जनरेट जोसन ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जोसन फाइल है जहाँ आपकी मैन एक्सेल फाइल एक्सट्रैक्ट हुई थी और जिसको आपने ओपन किया था वहीं आपकी ये जोसन फाइल सेव हुई है। तो इसको ओके कर देना है। फिर आपको अगेन ई फाइलिंग पोर्टल पर चले जाना है और यहाँ पर ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फिर असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। 23-24 ITR का टाइप अपडेटेड रिटर्न और ऑडिट नॉट एप्लीकेबल, और फिर ITR यहाँ पर 4 हम फाइल कर रहे हैं तो सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देते हैं। फिर ये टर्म्स एंड कंडीशन आती है, जैसे आप जो है नेगेटिव ITR फाइल नहीं कर सकते, आप अपने टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज नहीं कर सकते, या फिर आप यहाँ पर इस ITR में किसी भी तरीके का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो इनको हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं और फिर जो जोसन फाइल आपने जनरेट की थी अटैच ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जो है हमने जोसन फाइल इस फोल्डर के अंतर्गत ये यहाँ पर रही। तो यहाँ पर आपकी जोसन फाइल पर यहाँ पर वैलिडेशन होगी। अगर कोई एरर आती है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, अदरवाइज यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इंस्टेंट वेरिफिकेशन करके कंटिन्यू कर देना है और आधार OTP ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू करके और आई एग्रीगेट में जनरेट आधार OTP ऑप्शन पर क्लिक करके फिर यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आधार OTP सही होता है तो कंफर्मेशन सबमिशन मांग लिया जाएगा। अब इसकी कॉपी आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज ई फाइल में व्यू फील्ड रिटर्न और यहाँ से आप इसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर इसका ITR फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये ITR फॉर्म और रिसिप्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है आपकी। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर का जब ITR भरो, यानी कि ये तो आपने अपने टैक्स को या TDS को और इनकम को दोनों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, बट आप नेक्स्ट ईयर का जब ITR भरोगे तो आपको यहाँ पर दूसरी टैब मिलेगी TDS फ्रॉम अदर देन सैलरी। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पर आपको ऐड अनदर ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपने अभी TDS कैरी फॉरवर्ड किया था 2024 में, तो वहाँ पर उसकी डिटेल डालनी है। जो 10 नंबर है वो डाल देने हैं, नाम है वो डाल देना है आपको। ग्रॉस रिसिप्ट में आपको वो अमाउंट एंटर कर देना है जो अमाउंट जिस पर TDS कटा है वो आपने ब्रॉड फॉरवर्ड कराया था, तो वो अमाउंट एंटर कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर ईयर ऑफ डिडक्शन आपको सेलेक्ट करना है 2022, क्योंकि 2022-23 में आपका TDS है वो कटा था और उसी को आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किया था। यहाँ पर आपको जो है ईयर 2022 सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड जो आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किया था, हमने ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट 17,000 समथिंग किया था, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और TDS क्रेडिट क्लेम दिस ईयर, तो वही सेम अमाउंट अगेन आपको यहाँ पर एंटर करके ऐड कर देना है और फिर 2024-25 का आपको ITR फाइल करके सबमिट कर देना है। तो इस साल के ITR में जो आपने 2023-24 का TDS कैरी फॉरवर्ड किया था वो TDS आप इस प्रकार आसानी से रिफंड ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।